स्टूडेंट, अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्फैग्नम के रिप्रोडक्शन के पावर की। तो बच्चों, आपने कभी सुना है कोई ऐसा प्लांट है जिसको अगर आप 1000 टुकड़ों में काट दे तो 1000 नए प्लांट बन सकते हैं? जी बिल्कुल, ये है स्फैग्नम का पावर। ये नेचर का असली क्लोनिंग एक्सपर्ट है। ये स्पोर से तो बाद में रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन उससे पहले कई इसके वेजिटेटिव ऐसे टेक्निक है जिससे क्या होता है, ये थोड़े से पार्ट से भी एक पूरा नया प्लांट बना देता है। तो सबसे पहला इसमें प्राइमरी मेथड क्या आता है जिससे ये सबसे ज्यादा करता है? इसको कहते हैं इनोवेशन। तो बच्चों, स्फैग्नम के पास नेचुरल क्लोनल प्रोपोगेशन के दो जबरदस्त तरीके हैं। पहला क्या है? इनोवेशन। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो प्लांट की एक एपिकल ब्रांच इतनी बड़ी हो जाती है कि वो मेन स्टेम से अलग होकर खुद एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाती है। यहाँ देख सकते हैं, एक नया बन रहा है और ये इतना बड़ा हो गया कि ये मेन प्लांट से टूट जाता है और फिर अपना खुद का ग्रो करके क्या हो जाता है, एक नया ब्रांच बना लेता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब प्लांट की एपिकल ब्रांच इतनी बड़ी हो जाए कि वो दो मेन स्टेम से अलग होकर खुद एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाती है, जब नीचे का पुराना स्टेम डाई और डिके होता है तो ये इनोवेशन ब्रांच आजाद हो जाती है। तो ये एक तरीका हो गया अपने नंबर को बढ़ाने का। दूसरा होता है सेकेंडरी पोटोनिमा। तो स्फैग्नम किसी भी जिंदा सेल, स्टेम हो या लीफ हो, से एक सेकेंडरी पोटोमिया बना सकता है, जो आगे चलकर नया लीफी गैमेटोफाइट को जन्म देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी सेल टूट गया और वो सेल क्या गया, उसमें बर्ड्स बनते हैं और ये जाके पूरा गैमेटोफाइट को आगे बना लेता है। बच्चों, अगला तरीका है फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन का। तो इसमें बहुत ज़्यादा रीजेनरेशन पावर होती है। तो अगर इसके अलग अलग काट को देखा जाए तो सबसे पहले हम कैपिचुलम का बात करेंगे। जो कैपिचुलम होता है, इसका ऊपरी हिस्सा जिसे हेड भी कहते हैं, जहाँ कई सारे पत्ती है, यहाँ आप कैपिचुलम को देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी पोटेंशियल बहुत हाई होती है। जैसे ये इससे अलग होके गिरे तो ये एक पूरा नया प्लांट इससे बन सकता है। इसके ग्रीन स्टेम और ब्रांचेस का पोटेंशियल भी हाई हो सकता है। स्टेम भी गिर जाए तो उससे भी बन सकता है। और इसका छोटा सा ब्राउन स्टेम हो, पुराना स्टेम हो, वो भी एक नया प्लांट बना सकता है। तो जो एक स्टेम या ब्रांच का फ्रैगमेंट मिट्टी पर गिरता है तो इसी के सेल क्या हो जाते हैं, डी डिफरेंशिएट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पूरा प्रोसेस नीचे दिखाया गया है कि क्या हो रहा है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक नया स्कैलस या प्रोटोनिमा बनने लगता है। यहाँ देख सकते हैं कुछ सेल डिविटर होने लगते हैं और एक छोटा सा मास बनने लगता है सेल्स का, जिससे 5-6 महीनों में एक पूरा आप देखेंगे नया प्लांट बन के वापस तैयार हो जाता है। इसको लैब में भी कई जगह एक्सपेरिमेंट्स ऐसे कराए जाते हैं, वैसे सॉइल तैयार करके उस कंडीशन पे, तो आप देखेंगे कितने अच्छे तरह से प्लांट्स ग्रो कर जाता है। तो ये जो स्फैग्नम है, इसका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है। किसमें? अगर स्फैग्नम फार्मिंग एक बड़ा बिजनेस है, इसमें काफ़ी हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इसका बात करेंगे। इसमें क्या किया जाता है, इसका माइक्रो प्रोपोगेशन किया जाता है। लैब में क्या किया जाता है, इसको चॉप किया जाता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और फिर इनको क्या कर दिया जाता है, कल्चर में ग्रो किया जाता है। फिर प्लग प्लांट मतलब छोटा सा हिस्सा एक मिट्टी का लगा हुआ जिसमें प्लांट हो, उसको रखते हैं और फिर क्या करते हैं, फील्ड में प्लांट कर दे जाते हैं। तो इससे इसको कल्टीवेट किया जाता है। दूसरा एक और यूज है रिस्टोरेशन। जहाँ की मिट्टी डिग्रेड एरियाज हो, वहाँ बॉक्स को फिर से हरा भरा करने के लिए इसको ट्रांसलोकेशन किया जाता है। इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं, हमॉक ट्रांसलोकेशन कहता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। या प्रोपोगेटेड बीड्स भी इसको कहा जाता है। तो इसके प्रोपोगेटेड बीड्स या फ्रैगमेंट को यूज करके हम लोग कोई भी लैंड को जहां बॉग पहले था अब नहीं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो बच्चों, एग्जाम में इनोवेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस ब्रायोफाइट का कैरेक्टर है, किस में पाया जाता है, ये किसका हिस्सा है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इसके अलग अलग पार्ट कभी चारों ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, या ये तीनों दे दिया जाए और पूछा जाए कौन है, तो उसमें ऑल ऑफ सभी हो जाएंगे क्योंकि सभी से ग्रो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो स्फैग्नम दोनों तरह के हो सकते हैं, मोनोसियस भी और डायोसियस भी। मोनोसियस का क्या मतलब है कि एक ही प्लांट पर मेल फीमेल दोनों, और डायोसियट का मतलब
अलग अलग मेल और फीमेल प्लांट होते हैं। तो बच्चों बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो हमेशा याद रखना मोनो मतलब क्या है, सिंगल। सिंगल प्लांट में दोनों हो तो मोनोसिया, डाई मतलब दो अलग अलग प्लांट में हो तो उसमें मेल होगा और फीमेल दो अलग अलग होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि या तो मोनोसियस हो डायोसियस हो, दोनों कैसा है। तो बच्चों स्फैग्नम में बहुत सारे स्पीसीज है, तो स्पीसीज टू स्पीसीज ये डिपेंड करता है। इतना इस पे ध्यान देना नहीं है, बस ये जानना है कि ये मोनोसियस भी होते हैं और डायोसियस भी होते हैं। तो अब हम चलते इसके मेल ऑर्गन पे, जिसे क्या कहते हैं, एंथ्रिडिया। तो एंथ्रिडिया बच्चों इसमें एक खास होता है, एंथ्रिडिया हमेशा स्पेशल एंथ्रिडियल ब्रांचेस में होता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि एंथ्रिडियम कहाँ होगा, तो एंथ्रिडियम क्या होगा, एंथ्रिडियल ब्रांचेस में होगा। यहाँ देख रहे हैं कुछ अलग कलर के दिख रहे हैं। तो इस ब्रांचेस की पत्तियां जो होती है बच्चों, लीव्स होती है, अक्सर कैसी होती है, गाढ़े रंग की, ब्राइट कलर की होती है, ब्राइट कलर की होगी ये। और कैसे होती है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, भूरा हो सकता है। और इनमें क्या होता है, पेरिगोनियल लीव्स, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। जो एक लीफ है यहाँ, ये जो लीफ दिख रहे हैं ये क्या है, इनको पेरिगोनियल लीव्स कहते हैं। तो स्टूडेंट ये लीव्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग रखते हैं। कैसा ओवरलैपिंग, इम्ब्रिकेट होता है। ऐसा ये क्यों ओवरलैपिंग करके, यहाँ आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसको छुपाए रखते हैं। क्यों छुपाए रखते हैं, इसको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डेवलपिंग एंथ्रिडिया, जब तक ये डेवलप न हो जाए। तो नेचर में कुछ भी होता है उसका एक रीजन होता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए है। अब इसके पोजीशन की बात किया जाए तो आप इसका पोजीशन क्या है, यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं, इसके एलएस में अगर देखें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, तो इसके स्टेम से क्या निकले हैं, पेरिगोनियल लीव्स, और हर दो पेरिगोनियल लीव्स के बीच में क्या है, एक एंथ्रिडिया होता है। तो हर एक लीफ के एक्सिल मतलब पत्ती और तने के बीच का जो गैप दिख रहा है, इसको साफ कर दे तो और क्लियर दिखेगा। जो गैप होता है उस पर क्या होता है बच्चों, एक एंथ्रिडियम बनता है। इनका शेप क्या है, ये स्फेरिकल या ग्लोब लाइक होता है। और इनका स्टाक क्या है, लंबा सा स्टाक है लेकिन पतला सा है। तो इसमें क्या है, स्टाक क्या है, लंबा और पतला है, और 2 या 3 रोज के सेल्स के बने होते हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो जैकेट होता है वो क्या होता है, सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट। स्टेराइल मतलब ये रिप्रोडक्टिव नहीं है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। इसके ऊपर क्या होते हैं, अपर कूलर सेल होते हैं। अपर कूलर सेल क्या होते हैं, इनको ढकते रहें, मैच्योर होने तक इसकी सुरक्षा करें, और जब मैच्योर हो जाएंगे तो फट के अलग हो जाएंगे। तो एंथ्रिडियल इनिशियल बनता है, इससे अर्ली डेवलपमेंट होता है, और मैच्योर एंथ्रिडिया बनता है। और अंदर की तरफ कौन से सेल्स है बच्चों, एंड्रोगोनियल सेल्स है। एंड्रोगोनियल सेल्स क्या है, स्पोर मदर सेल होते हैं। ये क्या बनाते हैं, बाइफैजिलेटेड स्पर्म बनाएंगे, या एंथ्रोजॉइड्स जो भी कह लिया जाए। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि इनका शेप कैसा होता है, ये बहुत बार आता है। तो ये क्या होता है, स्पाइरली कॉइल होता है। यहाँ देख सकते हैं कॉइल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसका जो स्पर्म है वो स्पाइरली कॉइल्ड है, और इनके पास क्या होते हैं, दो लंबे लंबे फ्लैजिला होते हैं जो पानी में तैरते हैं। तो जब बारिश होती है तो क्या होता है, जब बारिश हो जाए, यहाँ आप देख सकते हैं पानी है, तो इसका ऊपर रप्चर हो जाएगा। जो कौन सा सेल था, अपर कूलर सेल्स था। और एंथ्रिडियम प्लांट है, वो क्या होते हैं, एंथ्रोजॉइड स्विम करके आर्चिगोनिया के तलाश में निकल पड़ते हैं। तो बच्चों बीएससी हो सीवीटी हो, एग्जाम में पूछा जाता है कि एंथ्रिडिया कहाँ मिलता है। तो एंथ्रिडिया बच्चों कहाँ मिलता है, एंथ्रिडियल लीव्स के एक्सिल में मिलता है। तो इसको हमेशा याद रखना है, एक्सिल ऑफ एंथ्रिडियल लीव, इसको हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में काफी मेन पॉइंट है। तो एक्सिल ऑफ एंथ्रिडियल लीव इसको याद रखना है। बच्चों अब हम लोग मेल के बाद फीमेल ऑर्गन यानी आर्चिगोनिया की बात करेंगे। तो बच्चों स्फैग्नम की सबसे सेफ जगह है। इन्हें ढूंढने के लिए आपको प्लांट के सबसे ऊपर शिखर कहाँ जाना पड़ेगा, कैपिचुलम पे। जहाँ मेल रहता है वहीं कैपिचुलम पर जाना होगा, वहां आपको फीमेल भी दिख जाएगा। इसमें एक खास नाम होता है, इसमें कौन से लीव्स होते हैं, पेरिचिटियल लीव्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका पोजीशन देखेंगे, तो आर्चिगोनिया कहाँ होगा, फीमेल ब्रांच के एपेक्स पे होगा, टॉप पे होगा। छोटी सी ये होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। ये ब्रांच कहाँ होगा, मेन स्टेम के एपेक्स पर होगा, जिसे कैम्पिचुलम या कोमा कहते हैं। इसमें छुपा रहता है। ये फीमेल ब्रांच छोटा है, मोटा है और स्टम्पी होता है, जो देखने में हरा भरा यहाँ दिख सकता है, छोटा सा ग्लोबुलर बर्ड जैसा दिखता है। अब मेन बात पे आते हैं, इसका सुरक्षा कौन करता है, इसका सुरक्षा करता है पेरिचिटियल लीफ सुरक्षा करता है।
इन ब्रांचेस पर जो पत्तियां होती है वो आम लीफ से क्या होती है, बड़ी होती है और मजबूत होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिचिटियल लीफ। ये लार्ज होते हैं और स्टैंडर्ड फॉलिएज से इसको कलेक्टिवली ढके रहते हैं। सारी लीव्स मिलकर एक घेरा बनाती है जिसे पेरिचिटियम कहा जाता है। तो पेरिचिटियल लीव्स क्या कहते हैं, एक घेरा बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिचिटियम कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी इसको मिटा दे। तो पेरिचिटियल लीव्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक घेरा बना रहे हैं जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसे पेरिचिटियम कहा जाता है। अगर इसके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एक आर्चिगोनियम को देखा जाए तो आर्चिगोनियम कैसा है, इसका नेक क्या है, लॉन्ग नेक है। तो याद रखना है, स्फैग्नम में नेक क्या है, लंबा है। फ्लास्क शेप जैसे मोस्टली होता है, इसमें एक पेडिसिल भी होता है, लंबा होता है, जो इसको क्या देता है, सुरक्षा देता है। नेक लंबा है तो नेक कैनाल सेल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसमें 8 से ज्यादा नेक कैनाल सेल्स होते हैं। और नेक के चारों तरफ कितने होते हैं, 6 वर्टिकल रोज में, ऊपर नीचे नेक के चारों तरफ 6 वर्टिकल रोज में जैकेट सेल्स मिल जाएंगे यहाँ, जो इसको प्रोटेक्ट करेंगे। कवर सेल होंगे ऊपर की तरफ, जो मैच्योर होने तक दरवाजा बंद रखते हैं। और नीचे जैसे नॉर्मल होता है, एक वेंटर कैनाल सेल और दूसरा एक कैनाल सेल होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे पहले आर्चिगोनियल इनिशियन बनेगा, एक आउटर सेल और एक बेसल बनेगा। तो धीरे धीरे आउटर और इनर सेल मास होते हैं जो क्या बनाएंगे, नेक और वेंटर को शेप देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच है कि एक ब्रांच पे कितने आर्चिगोनिया होते हैं, 3 से 5 आर्चिगोनिया गुच्छे में मिल सकते हैं। ये सब मिलाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, वेयर आर दी आर्चिगोनिया फाउंड। तो आर्चिगोनिया कहाँ पाया जाएगा, कैपिचुलम और उसके फीमेल ब्रांच के एपेक्स पे। कौन से लीव होंगे, पेरिचिटियल लीव्स होंगे, और उसको पूरा घेरा को क्या कहेंगे, पेरिचिटियम। तो ये सब याद रखना है। और इसका नेक कैसा है, लंबा है, ये भी याद रखना है। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है। ये जाइगोट क्या करता है, आर्चिगोनियम के कहाँ में रहता है, भेंटर में रहता है, और डेवलप होना शुरू करता है। इसमें पहला डिवीजन क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, जिससे एक अपर और लोअर सेल्स बनते हैं। धीरे धीरे ये क्वाड्रेट बन जाता है, 4 सेल बन जाता है, और फिर फिलामेंटल स्टेज आता है। फिर क्या होता है, इसमें डिफरेंशिएशन होना शुरू करता है और क्या बनता है, फूट और कैप्सूल बनता है। बच्चों इसमें सीटा नहीं होता, जिसको आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। फूट नीचे वाला हिस्सा है जो क्या होता है, एक बड़ा बल्ब बना देता है। फूट क्या है, एक बल्ब बना लेता है जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। कैप्सूल क्या है, ऊपर वाला हिस्सा है जो क्या बनाता है, स्पोर इनके अंदर बनते हैं। स्फैग्नम की सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या होता है, सीटा नहीं होता है। तो मैच्योर स्पोरोफाइट का अगर एलएस हम लोग देखें तो इसमें काफी कॉम्प्लेक्स चीजें देखती है। बीच में आपको क्या दिखेगा, आर्किस्पोरियम सेल दिखेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, स्पोर प्रोड्यूसिंग होंगे। एक आपको डोम शेप कॉलुमेला दिखेगा। और स्पोर कैसे बनते हैं बच्चों, मियोसिस से बनेंगे। और इसमें भी क्या होता है, स्पोर पहले टेट्राट के रूप में होते हैं। इसमें और भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है वैजिनुला और दूसरा क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा होता है। ये क्या करते हैं, ये गैमेटोफाइट का एक कवर का घेर के रखता है, जिसे वैजिनुला या कैलिप्ट्रा कहा जाता है। जब ये थैलोस प्रोटोनिमा, जब इससे स्पोर बनेगा, ये स्पोर क्या होगा, धरती पे गिरेगा तो क्या बनाएगा, एक प्रोटोनिमा बनाता है जिससे स्पोर बनाएगा। और आगे जाके स्पोर से प्रोटोनिमा एक मैच्योर थैलस बना देता है। ये बाकी मॉसेस के फिलामेंटस प्रोटोनिमा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक छोटी ग्रीन प्लेट जैसा दिखाई देता है। इस प्रोटोनिमा पर बर्ड्स बनते हैं जो नया गैमेटोफाइट आके जाके बनाएगा। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन हो जाता है पानी की मदद से, फिर कौन बनता है, स्पोरोफाइट। तो जो स्फैग्नम का स्पोरोफाइट है, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को याद रखना है वो क्या है, ये पार्शियली डिपेंडेंट होता है किस पे, गैमेटोफाइट पे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना भोजन कुछ कुछ बना लेता है, पर न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए डिपेंड होता है। तो पूछा जा सकता है कि स्फैग्नम का स्पोरोफाइट कैसा होता है, तो ये पार्शियली डिपेंडेंट है, फुली डिपेंडेंट नहीं है। ना ही ये सेल्फ है कि खुद का बना सकती है, तो थोड़ा खुद का थोड़ा दूसरा। तो बच्चों इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके स्पोरोफाइट को देखा जाए तो इसमें फूट होता है, सीटा एब्सेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैप्सूल प्रेजेंट होता है।
तो बच्चों सीटा नहीं होता तो इसके जगह क्या है, इतना लंबा सा दिख रहा है, इसका क्या नाम है, इसको सूडोपोडियम कहते हैं। क्योंकि इसमें सीटा नहीं होता इसलिए गैमेटोफाइट का टिश्यू लंबा होकर इसे ऊपर उठाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सूडोपोडियम। एग्जाम में याद रखिए, ये जरूर पूछा जाएगा कि सूडोपोडियम किस में पाया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज बच्चों, सूडोपोडियम गैमेटोफिटिक ओरिजिन होता है। ये स्पोरोफाइट को उठा रहा है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो गैमेटोफाइट से बना है, ये डिप्लॉयड नहीं होता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सीटा इसमें नहीं है, क्या है, सूडोपोडियम है। और सूडोपोडियम क्या है, गैमेटोफिटिक ओरिजिन का है, स्पोरोफिटिक का नहीं। तो डायग्राम में देखें तो इसके नीचे एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। ये कहाँ रहता है, गैमेटोफाइट में धसा रहता है। ये बल्ब जैसा होता है या डैगर शेप होता है। ये क्या करता है, हॉस्टोरियम के तरह फुट को खींचता है गैमेटोफाइट से। तो स्फैग्नम में सीटा नहीं है या बहुत छोटा है, इसका सारा काम कौन संभाला है, सूडोपोडियम। अब कैप्सूल पे आते हैं। तो बच्चों कैप्सूल कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल दिख रहा है, गोला सा दिख रहा है। और इसके अंदर का स्ट्रक्चर काफी यूनिक है। सबसे पहले हम लोग किसको देख रहे हैं, कॉलुमेला को। तो बच्चों कॉलुमेला हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्टेराइल टिश्यू है। अदर मॉसेस में क्या होता है, ये पूरा लंबा ऐसा चलता रहता है, लेकिन इसमें क्या है, स्फैग्नम में पूरा कॉलुमेला सेंटर में नहीं है, बल्कि कहाँ दिख रहा है, बॉटम नीचे साइड में रहता है, नीचे के हिस्से में है। और क्या है, एक होलो डोम जैसा बना रहा है, खाली डोम जैसा शेप बन रहा है। और इसके ठीक ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ठीक ऊपर क्या है, स्पोर सैक या आर्चिस्पोरियम। ये क्या है, कॉलुमेला के ऊपर एक होलो डोम है या कैप की तरह फिट होता है। इसके अंदर क्या बनते हैं बच्चों, आर्चिस्पोरियम सेल होते हैं और इसके अंदर स्पोर बनेंगे। अब बात करते हैं इसके कैप्सूल वाल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 से 6 लेयर्स के सेल्स होते हैं। जो आउटर लेयर होते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सूडोस्टोमेटा। स्टोमेटा नहीं, सूडो, झूठा स्टोमेटा, झूठा रंग। क्योंकि ये नॉन फंक्शनल पोर्स होते हैं, पोर तो होते हैं लेकिन कोई काम इसका नहीं होते हैं। और ध्यान रखने बात है कि इस कैप्सूल में क्या है, वाल में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जब ये यंग होते हैं। तो इसीलिए ये पार्शियली डिपेंडेंट है। तो बच्चों इसमें और भी कुछ छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें एक क्या स्ट्रक्चर दिखता है जो अभी तक नहीं दिखता था, ऑपरकुलम। कैप्सूल के टॉप पर एक ढक्कन होता है, ये जो ढक्कन दिख रहा है ये ढक्कन क्या है, ऑपरकुलम है। ऑपरकुलम और कैप्सूल वाल के बीच में एक कमजोर सेल्स होता है जिसको क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं। यहाँ एक पतला सा सेल्स का लेयर दिख रहा है, वो क्या है, एनुलस कहते हैं। तो ये जो एनुलस है, ऑपरकुलम है, ये सब स्पोर को निकालने में मदद करता है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। बच्चों इसमें जो स्पोर डिस्पर्सल होता है वो एक्सप्लोसिव स्पोर डिस्चार्ज होता है। तो क्या होता है, जब धूप तेज होती है तो कैप्सूल क्या होता है, अंदर से प्रेशर कुकर बन जाता है। और फिर जैसे सीटी से देखते हैं आप लोग, बहुत हवा वो निकलता है, वेपर निकलता है, उसी तरह इससे स्पोर निकलते हैं, धमाके होते हैं। इसको एयर गन मैकेनिज्म भी कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन हर साल आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि किसमें एक्सप्लोसिव फोर्स डिस्चार्ज होता है या एयर गन मैकेनिज्म पाया जाता है। तो ये बुलेट की रफ्तार से बहुत तेजी से स्पोर निकलते हैं। तो इसको आप समझते हैं ये कैसे होता है। तो स्टार्ट क्या कहाँ से होता है, सबसे पहले फिजिक्स शुरू होता है डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब, जैसे जैसे कैप्सूल मैच्योर होता है और धूप लगती है, ये पानी लूज करके क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, श्रिंक होने लगता है। तो सबसे पहला क्या है, ड्राइंग। कैप्सूल क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, अपना शेप बदल रहा है, स्फीयर से क्या बन जा रहा है, सिलेंडर जैसा। इसका शेप क्या था, एक गोल था, बताए थे स्फेरिकल है, बदल कर क्या हो रहा है, एक सिलेंडर जैसा शेप इसका हो जाता है। इसके सिंकिंग की वजह से क्या होता है, कैप्सूल के अंदर खाली जगह, एयर कैविटी हो जाती है, जो छोटी हो जाती है। कोई चीज को छोटा कर दे तो क्या हो जाता है, उसका हवा कंप्रेस होने लगता है। कंप्रेस होगा तो क्या होगा, उसके अंदर दबाव बनने लगेगा, ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। और अब प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो प्रेशर कितना हो जाता है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हो जाता है। जितना एक ट्रक के टायर में प्रेशर होता है उतना ज्यादा पेयर, कहीं कहीं 4 से 6 भी लिखा है तो एवरेज 5 है, या 4 से 6 मान लीजिए। तो ये प्रेशर बच्चों ट्रक टायर के अंदर के प्रेशर के बराबर होता है। सोचिए एक नन्ना सा मॉस के अंदर इतनी ताकत है। अब इस प्रेशर से क्या होगा,
जब प्रेशर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो कैप्सूल का जो टॉप पर मौजूद कौन सा लेयर था, एनुलस लेयर था। ये क्या होता है, ये बहुत कमजोर सेल की एक रिंग होती है, अचानक से फट जाती है। इससे हम क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट करते हैं और ये एक ऑडिबल मतलब सुनने वाला एक पॉप का साउंड आता है। कब होता है, जब थिन वॉल्ड सेल ऑफ एनुलस क्या हो जाते हैं, प्रेशर से दब जाते हैं और टूट जाते हैं, तो पॉप से एक साउंड आता है। और इसके ऊपर बच्चों कौन था, अपर था, जिसे लीड भी कहते हैं। ये क्या होता है, एकदम टपाक से मिसाइल की तरह उड़ जाता है और इसको क्या कहते हैं, यही इसका एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल है। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी होता है, ऑडिबल पॉप साउंड आएगा, ऑपरकुलम उछल के ऊपर चला जाएगा और ये कितने दूर तक जाता है, एक बादल जैसा दिखना रहता है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ लिखा है ऑडिबल पॉप साउंड। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वॉर्टेक्स रिंग फॉर्मेशन। तो क्या हो रहा है बच्चों, जैसे ही ऑपरकुलम उठता है, कंप्रेस्ड हवा तेजी से बाहर निकलती है और स्पोर को कितना दूर भेज देती है, 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पोर उड़ने लगते हैं बाहर। तो ये स्पोर क्या, अगर आप उसके सामने बैठ के देखें तो आपको एक क्या दिखेगा, एक मशरूम जैसा वोर्टेक्स, जैसे मशरूम का एक छत होता है और एक नीचे डंडा होता है, तो ये ठीक उसी तरह आपको दिखने लगता है। इसको क्या कहते हैं, वॉर्टेक्स रिंग बनाता है। ये वॉर्टेक्स रिंग उस स्पोर को 10-20 सेमी ऊंचाई तक ले जाती है, जहां से हवा इन्हें मीलों दूर तक बाहर ले जाते हैं। तो ये नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्पर्सल सिस्टम है। तो बच्चों इसको बहुत याद रखना, कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। पॉप साउंड हो गया, वोर्टेक्स रिंग हो गया, एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल हो गया, एयर गन मैकेनिज्म हो गया। तो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा कितना प्रेशर बिल्ट होता है। इसको नोट कर सकते हैं, 4 से 6 एटमोस्फेयर। तो बीएससी एग्जाम में अगर पूछा जाए या सीयूईटी कहीं भी कि स्फैग्नम का वेपन क्या है, तो जवाब है कंप्रेस एयर। और यहाँ क्या है, वॉर्टेक्स रिंग बनता है, जो जरूर आपको लिखना पड़ेगा। वही जो स्ट्रक्चर जो स्मोकिंग जैसा दिखता है, स्पोर को दूर तक फेंकता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, वॉर्टेक्स रिंग। बच्चों हम लोग गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट देख लिए, तो अब इसका जो लाइफ साइकिल है उसमें क्या होता है, शुरू होता है किससे, हैप्लॉयड स्पोर से शुरू होगा। तो स्पोर क्या करता है, जब ये स्पोर जर्मिनेट होता है तो पहले एक फिलामेंटस प्रोटोनिमा और फिर क्या बनाता है, एक थैलस बनाएगा। तो स्पोर से क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है, एक प्रोटोनिमा बनेगा और प्रोटोनिमा बनते ही उससे हमारा एडल्ट गैमेटोफाइट बनेगा। तो इसमें डोमिनेंट फेस क्या है, हमेशा याद रखिए गैमेटोफाइट है। और फर्टिलाइजेशन के ब्रिज क्या है, पानी है, तो ये भी याद रखना है। बाईफ्लैजिलेट स्पर्म क्या करेंगे, पानी में तैर के जाएंगे और एक को फ्यूज करते हैं। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड है, और इसका स्पोरोफाइट रिड्यूस्ड है। इसको याद रखना है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, सीटा नहीं होता, जिसके जगह सूडोपोडियम होता है। कैप्सूल के अंदर मैकेनिज्म मियोसिस होगा और एक एयर गन मैकेनिज्म से ऑपरकुलम फट जाएगा, स्पोर बाहर निकलेंगे। इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, हेट्रोमॉर्फिक मतलब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है। डोमिनेंट गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट रिड्यूस है। और दूसरे बायोफाइट्स की तरह ये भी क्या है, डिपेंड करेंगे वाटर पे। अब हम लोग इसके इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पीट फॉर्मेशन की। तो बच्चों जब स्फैग्नम का नीचे वाला हिस्सा मरता है तो वो एसिडिक और लो ऑक्सीजन कंडीशन की वजह से पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता। और दूसरा बात यह है कि इसमें कौन से कंपाउंड होते हैं, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स बनते हैं, तो जो माइक्रोब्स को काम नहीं करने देते। तो धीरे धीरे जो ये डेड मैटर जमा होता है वो क्या बना देता है, पीट बना देता है। एक पूरा लेयर बन जाएगा किसका, पीठ का। और ये पीठ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये फ्यूल यानी ईंधन का काम करता है और खाद के जैसे भी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में गार्डनिंग में यूज होता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है वाटर रिटेंशन। जैसे हम लोग देखे थे, ये अपने ड्राई वेट का 20 गुना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए इसको हॉर्टिकल्चर में प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करने और मिट्टी के मॉइस्चर को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों बॉट्स में फ्लड रेगुलेटर का भी काम करता है, यानी ये पानी को धीरे धीरे रिलीज करता है ताकि फ्लड ना आए, वाटर वहीं रुका रहे। एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से। तो बच्चों पीट लैंड धरती का सिर्फ कितना परसेंट लैंड है,
3% में भी दुनिया का हिस्सा क्या है, पीटलैंड। लेकिन ये 30% तक सॉइल के कार्बन को अपने अंदर क्या करते हैं, लॉक करके रखते हैं। तो ये ग्लोबल कार्बन सिंक है। अगर ये खत्म हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो स्फैग्नम को याद रखिएगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसके मेडिकल यूज को देखा जाए तो ये वर्ल्ड वार जब हुआ था उसके वक्त रुई यानी कॉटन खत्म हो गया, तब स्फैग्नम का यूज सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में किया जाता था। ये क्या किया जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होते हैं और इसमें क्या था, एंटीसेप्टिक था। हम लोग देखे थे ये क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड होता है जो इन्फेक्शन को रोकती है। आज इसका यूज डाइपर्स बनाने में और इको फ्रेंडली पैकेजिंग में भी किया जाता है। कई चीज़ों को सामान इस तरह के पैकिंग में किया जाता है। तो बच्चों याद रखना है, ये हॉर्टिकल्चर में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, एब्जॉर्बेंट में और काफ़ी इंडस्ट्रियल यूज में भी होता है। ये एक यूनिक हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी बनाता है, क्योंकि ये वाटर रेगुलेट कर सकता है और ग्लोबल कार्बन सिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चों, स्फैग्नम का जो एग्जाम आता है क्वेश्चन, उसमें ये 7 पॉइंट बहुत याद रखना है। पहला क्या है, थैलॉइड प्रोटोनिमा। इसका जो छोटा रूप होता है वो कैसा होता है, प्लेट जैसा होता है, धागे जैसा नहीं होता। फिर आता है ऊपर क्या होता है, कैपिचुलम। इसके सर पर ब्रांचेस का एक घना गुच्छा है जिसे क्या कहते हैं, कैपिचुलम कहते हैं। ब्रांचेस हमेशा क्लस्टर में होते हैं जिसे क्या कहते हैं, फैसिकल्ड ब्रांचेस या फैसिकस कहते हैं। इसके जो लीफ सेल्स है वो डाइमॉर्फिक होते हैं, हाइलाइन सेल और क्लोरोसाइट, जो एक अजीब कॉम्बिनेशन है। इसमें राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं जब प्लांट बड़ा होता है, क्योंकि पानी, तना और पत्ते एब्जॉर्ब करते हैं। कैप्सूल को ऊपर उठाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सूडोपोडियम कहते हैं। और इसके स्पोर कैसे बाहर जाते हैं, एयरगन मैकेनिज्म यानी एक्सपोर्सर एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल से। अगर इसको दूसरे मॉसेस से कंपीट किया जाए तो प्रोटोनिमा क्या है, थैलॉइड है, बाकी में फिलामेंटस होता है। राइजोइड एब्सेंट है जबकि दूसरे मॉसेस में प्रेजेंट होता है। लीफ सेल डाइमॉर्फिक है लेकिन बाकी में यूनिफॉर्म होता है। सीटा इसमें एब्सेंट है, बाकी दूसरे में प्रेजेंट होता है। इसमें स्पोर डिस्पर्सल एक्सप्लोसिव होता है, जबकि अन्य मॉसेस में पेरिस्टोम से कंट्रोल होता है। तो बच्चों ये सब पॉइंट याद रखना है। तो स्फैग्नम बिल्कुल क्या है, एक ऐसे पौधा है जो क्या करता है, बिना रूट के भी अपना काम चलाता है, बिना सीट के भी अपना चलता है, बिना पेरिस्टोम के भी एयर गन से निकाल। ये बहुत वर्सेटाइल है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट पे बताएं और लाइक करें। और आप कौन से और वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करें। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वैसे वीडियो लाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।